नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात उत्तरकाशी की ही, जहां पर गुरुवार को लाठीचार्ज और पथराव के बाद तनाव लगातार बरकरार है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज यमुना घाटी व्यापार मंडल बाजार बंद का ऐलान उन्होंने किया है और उत्तरकाशी में हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। वहीं दूसरी ओर स्वामी दर्शन भारती ने ऐलान कर दिया है कि जिला मुख्यालय में आज कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने पुलिस की एक बोतल अगर किसी ने फेंक भी दी तो पुलिस सब्र रखना चाहिए था। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण पथराव के हालात बने और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े। कितने घायल हुए सर? और अभी जैसे तनाव जो सचिव तौर पर जानकारी मिली है, इसमें 5-6 प्रदर्शनकारी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और हमारे 7 या 8 पुलिस के जो हमारे जवान है, अधिकारी है, उनको भी चोटें आई है। तो थोड़ी धक्का मुक्की हुई, उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया। पूरे बाजार में किस तरह का माहौल है इस समय? अब तो सब शांत है, सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे। उनके लोगों को बोल दिया किसी भी कीमत से नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। भाई हमारे धारा 144, हमें तुम डंडे मारो और उनको नमाज अदा करने दो। बताइए हमारे देवता, बताइए क्या देवता, क्या नाम है? हाँ, कंडार देवता बताओ। मतलब हमारा लोकल देवता, हम कंडार देवता के दर्शन ना करें और मुसलमानों को तुम उसी जगह पर नमाज अदा करने दो, तो ये शासन की बिल्कुल सौतेलापन होगा और ऐसे शासन का भी उखाड़ फेंकना होगा। कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी ने एक बोतल फेंक दी, पुलिस एक बोतल फेंक दी, उस एक बोतल की जगह पुलिस ने जो लाठीचार्ज यहाँ के आंसू गैस जो छोड़ी, वो उत्तराखंड के लिए उचित नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त हालात कैसे हैं, और अगर बात की जाए जैसे हिंदू संगठन के नेताओं की बात हम करें, उनकी अभी ये बात भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर 144 धारा लागू है तो फिर आज नमाज अदा भी नहीं करनी देनी चाहिए। अब इसको लेकर किस तरह की अलर्टनेस प्रशासन में? बिल्कुल नीलू, मैं बता दूं इस समय जो माहौल है शांत है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था बनाई गई है। रात भर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती रही, क्योंकि हालात बेकाबू हो गए थे। काफी मशक्कत के बाद एसपी और डीएम उत्तरकाशी ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, उसके बाद जाके हालात को सुधारा गया था। अपडेट यह है कि सुबह से ही पुलिस के जवान जगह जगह तैनात है और तनाव की स्थिति हालांकि बनी हुई है, क्योंकि जो हिंदू संगठन के जो नेता है वो यहाँ पे अभी भी डटे हुए हैं। उनका सीधे तौर से कहना है कि आज शुक्रवार है और आज अगर नमाज अदा की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति है और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। जो मस्जिद जहां पे जिस जगह पे है वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो हिंदू संगठन के जो नेता है उनसे भी वार्ता की जा रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसको लेके पूरे जनपद उत्तरकाशी में आक्रोश है, और जिसके चलते जो यमुना घाटी है, यमुना घाटी को पूरी तरह से जो वहां के व्यापार मंडल है, जो वहां के स्थानीय नेता है, हिंदू संगठन से जो जुड़े लोग हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि पूरा यमुना घाटी बंद रहेगा। जो जिला मुख्यालय है यहाँ पे भी तनाव का हालात है, उसको निपटने के लिए पुलिस ने भी अपनी रणनीति बनाई है। देखना होगा कि क्या कुछ आज का दिन रहेगा। पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा, ये उत्तरकाशी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उग्र आंदोलन की स्थिति पूरे जनपद में देखने को मिली। यहाँ तक कि जो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनकी दुकानों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पर पुलिस ने सख्ती से पालन करते हुए जो
स्थिति है उसको सामान्य किया, पर जिस तरह से बयानबाजी अब की जा रही है कि अगर नमाज पढ़ी जाती है तो उग्र बिल्कुल, आंदोलन तो किया बलबीर जाएगा। कहा तो जा इसको सकता है लेके बयानबाजी भी अभी भी हो रही है, माहौल अभी भी टेंशन भरा है। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ है ताकि कल जैसी घटना अब आगे ना हो पाए उत्तरकाशी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। 9 वार्डों के लगभग 216 परिवारों को अभी तक मुआवजा दिया जा चुका है। जिला प्रशासन का कहना है कि जो लोग मुआवजा ले चुके हैं, परिवारों के घरों को खाली करने की तैयारी हो रही है। यही नहीं, नगर के भार क्षमता को कम करने के लिए मालवा जोशीमठ से हटाने का काम किया जा रहा है। मलबे को जोशीमठ से हटाने का काम किया जा रहा है। 2023 में जब जोशीमठ में आफत आई तब वैज्ञानिकों ने नगर की भार क्षमता कम करने की सलाह दी थी। सरकार को यह सलाह मिली थी, जिसके बाद अब प्रशासन ठोस कदम उठाने जा रहा है। देखिए, जो लोगों ने पेमेंट लिया है उनका ये एक शिकायत यहाँ पे आई थी कि पेमेंट लेने के बाद भी वो यहीं पे निवासरत है। तो आज एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है, शासन आदेश के तहत जो व्यवस्था की गई थी उसमें जिन्होंने भी धनराशि प्राप्त की है उनका चिन्हीकरण करते हुए शासन आदेश के अनुसार कार्यवाही करें। और जो पुराना मलबा यहाँ पड़ा था उसमें आज एक दिन पीडब्ल्यूडी को भी निर्देशित किया है कि चिन्हीकरण करते हुए उसके निस्तारण की आवश्यक कार्यवाही शुरू करें। और इस पर बातचीत करने के लिए चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अगर बात की जाए, मुआवजा बहुत पहले मिल गया था लेकिन लोग घर खाली करने को तैयार नहीं थे। अब क्या किसी तरह की कोई डेडलाइन दी गई है कि जल्दी से जल्दी उन लोग जिनको की मुआवजा मिल गया है वो घर खाली करें? जी, यहाँ पे दो चीज समझने की बात है कि सरकार ने मुआवजा केवल मकान का दिया है और उस भूमि का मुआवजा नहीं दिया है जिसमें वो मकान बना हुआ है। और अब सरकार स्पष्ट कह चुकी है कि जो प्रभावित परिवार है उनको केवल मकान का ही पैसा मिलेगा, भूमि का पैसा नहीं मिलेगा। जबकि नगर क्षेत्र के जितने भी प्रभावित लोग हैं उनका कहना है कि मकान के साथ साथ उस भूमि का भी मुआवजा मिलना चाहिए जो भू धसाव की चपेट में आ चुकी है और जिसको लेकर लगातार जोशीमठ में आंदोलन भी होते आए हैं। हालांकि अब प्रशासन का ये कहना है कि जो रेड जोन और ब्लैक जोन में जो घर बने हुए हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में इस समय हैं, उनको खाली किया जाएगा क्योंकि उनका पैसा भी मिल चुका है और वो लोग सुरक्षित स्थान पर अपने घर बना सकते हैं जहां उनकी दूसरी जगहों पर सुरक्षित जमीनें हैं। तो लोग भी अब धीरे धीरे उन घरों को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें लोग पहले से रह रहे थे। लगभग अगर बात करें तो 216 ऐसे घर हैं जिनका अभी तक मुआवजा मिल चुका है और अभी जो 800 घर जो चयनित किए गए थे जिसमें अभी 400 ऐसे घर हैं जो बहुत ज्यादा ही डेंजर स्थिति में हैं। अलग अलग वार्डों के ये घर हैं और इनमें अब प्रशासन कह रहा है कि आगे मुआवजा भी दिया जाएगा और जो घर असुरक्षित हैं उनको खाली करके उसके बाद उनको तोड़ दिया जाएगा और उस मलबे को बाहर फेंका जाएगा ताकि जो नगर की भार क्षमता है वो कम हो सके। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस और प्रशासन कब कार्रवाई शुरू करता है, लेकिन फिलहाल धरातल पर ठोस रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों के बाद जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में प्रशासन चाहता है कि उन इलाकों को पहले ही खाली कर दिया जाए जहां पे सुरक्षात्मक कार्य शुरू होने हैं। जी बिल्कुल नितिन, और अब तो वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में अब सरकार की भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वहां पर जिनको खाली करने के लिए कहा गया है वो खाली कर दे ताकि सुरक्षात्मक कार्य हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की 583 मलिन बस्तियों को लेकर 3 साल के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है। बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं देहरादून में मलिन बस्ती के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। मंत्री गणेश जोशी के सरकारी आवास पर लोगों ने उन्हें माला पहनाई और मिठाई खिलाई। गणेश जोशी ने कहा कि अध्यादेश कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है और बस्तियों के बारे में सिर्फ बीजेपी सोचती है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने दीपावली से पहले मलिन बस्ती के लोगों को ये बड़ा तोहफा दिया है। ये अध्यादेश नहीं आता तो शायद इनकी दिवाली जो फीकी रह जाती और ये दिवाली का एक तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बस्ती वासियों को दिया है, इसके लिए उनका जितना भी आभार करा जाए उतना कम है।
गुरुवार को पौड़ी के नयार घाटी में नयार फेस्टिवल से आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। नयार फेस्टिवल में कई तरह के साहसिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पहले गंगा आरती में शामिल हुई, इसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई। नयार घाटी में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नया फेस्टिवल किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि नयार घाटी के विकास के लिए साथ ही पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रयास करेगी। इसके अलावा सीएम धामी ने ऐलान किया कि देवप्रयाग में हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान सीएम धामी ने डिग्री कॉलेज हाईवे की भी घोषणा कर दी। महोत्सव के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा और यहाँ पर ये सब गतिविधियाँ होंगी। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा गांगों का क्षेत्र, ये नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो। गुरुवार को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। केदारनाथ चुनाव को लेकर यह बैठक हुई, जिसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने के लिए कहा गया है। नेताओं को विवाद पैदा करने से बचने के लिए कहा गया है और जल्द ही नामों का पैनल भी भेजा जाएगा, जिसके बाद केदारनाथ के कैंडिडेट पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मुहर लगाएगी। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर ही विवाद बढ़ा हुआ है। उपचुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस नेता आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ में कांग्रेस का कल्याण आखिर होगा कैसे, जरा देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं को इस वक्त केदारनाथ में होना चाहिए था, लेकिन विवाद सुलझाने के लिए सीनियर नेता दिल्ली पहुंचे। केदारनाथ में ऑब्जर्वर से लेकर उम्मीदवार तक में तालमेल नहीं बनता दिख रहा। यही वजह है कि मंगलवार को जब वर्चुअल मीटिंग में बात नहीं बनी तो गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई। केदारनाथ चुनाव से पहले पार्टी में वर्चस्व की जंग दिखाई दे रही है। सवाल है कि फैसला किसका माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का या प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का। केदारनाथ में ऑब्जर्वर बने तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा को जानकारी नहीं मिली। प्रभारी के लेटर पर गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया गया। फिर दावेदारों को लेकर जो रिपोर्ट भेजी गई वो सीधे प्रदेश प्रभारी सैलजा को भेज दी गई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा खुद कह चुके हैं कि अभी उन्हें केदारनाथ के लिए कोई कमांड नहीं मिली, जब हाई कमान कहेगा तो काम करूंगा। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल इस मसले पर कुछ कहना नहीं चाहते, तो देहरादून में बैठे सीनियर नेता हरीश रावत के मुताबिक कोई विवाद ही नहीं है। कहीं कोई झगड़े नहीं है। अब थोड़ी बातचीत तो होती है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे को स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है। जो बातें मैंने देखी वो स्पष्टीकरण के तौर पर है और मैं उस समय जूम में उनके साथ जुड़ा हुआ था और दोनों बहुत मतलब एक जॉली मूड में कह रहे थे इन बातों को जो है। अब वो कैसे मेरी समझ से समाचार बन गया, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। कांग्रेस में केदारनाथ चुनाव से पहले छिड़े विवाद को बीजेपी कांग्रेस की परंपरा बता रही है और जो सैलजा पहले हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा से भिड़ी हुई थी, अब उनका विवाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ चल रहा है और मैं बड़ा की बात पर कांग्रेस निपट रही है। देखिए, हरियाणा का भी यही मामला रहा। आपस में जिस तरह से उनकी फूट रही है, कुल मिलाकर के एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम किया गया, वही हालात उत्तराखंड में भी दिख रहे हैं। और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इस बात को लेकर के सामने खुल करके झगड़े आ रहे हैं। सामने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना पड़ रहा है कि मैं अपनी बात को फॉर्म में रखूंगा। केदारनाथ में 29 अक्टूबर तक नामांकन होना है, तो उससे पहले पार्टी को उम्मीदवार घोषित करना होगा। लेकिन जिस तरह केदारनाथ से लेकर दिल्ली तक विवाद बढ़ा है, उससे नुकसान का खतरा ज्यादा दिख रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। निकाय चुनाव में 1 साल की देरी, अब छात्र संघ चुनाव भी खटाई में पड़ गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार के ही जीओ को कंफर्म कर दिया है, तो अब चुनाव हो सकेंगे, इसकी कम ही संभावना है।
राज्य में छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं हो सकेंगे। हाई कोर्ट ने भी इस पर अपना निर्णय दे दिया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को 30 सितंबर तक ही चुनाव कराने की बाध्यता बताई, तो इसके लिए 23 अप्रैल 2024 का जियो भी कोर्ट के सामने रखा। सरकार द्वारा लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला दिया गया, तो कोर्ट ने सरकार के उस जियो पर मुहर लगा दी है जिसमें 30 सितंबर तक ही चुनाव होने थे। क्योंकि शासन ने खुद स्टेटमेंट दे दिया है कि हम जो है उसके हिसाब से हम नहीं चुनाव करा सकते। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम जो है छात्रों के को साथ छल ना करे ना गवर्नमेंट। जिसे कहना चाहिए वटेवर जो है छात्र की एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर चुनाव की। लिंगदोह कमेटी के अनुसार शैक्षणिक सत्र के 6 से 8 हफ्तों में चुनाव होने थे। विश्वविद्यालयों ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया तो छात्र संघ चुनाव निरस्त कराने के लिए महिपाल सिंह हाईकोर्ट पहुंच गए और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन का केस दाखिल कर दिया। हालांकि छात्र चुनावों की मांग को लेकर अब भी अड़े हैं। आज जो कोर्ट से निर्णय आया कितने छात्रों को पता ही नहीं है। अभी इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी हमें जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जैसे सरकार का कहना है कि लिंगदोह के हिसाब से ये 30 सितंबर को चुनाव हो जाने चाहिए थे। 2022 में भी उल्लंघन हुआ है और 2023 में भी उल्लंघन हुआ है इसका। नवंबर में चुनाव हुआ है, दिसंबर में चुनाव हो, तो अब क्यों नहीं हो सकता? सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बहरहाल छात्र संघ चुनाव न कराने के कारण जो भी रहे हो, लेकिन छात्र राजनीति को खत्म किया जाने पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ युवा बिगुल फूंकने को भी तैयार है। निकाय चुनाव को लेके पहले ही सारी चीजें खटाई में हैं, तो अब छात्र संघ चुनाव भी स्टेट में नहीं हो पाएंगे। हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया है, तो अब सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। गुरुवार को चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सचिवालय में दिवाली स्टॉल का उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि इस स्टॉल का सामान उन बेटियों ने तैयार किया जो नारी निकेतन में रहती हैं। महिला बाल विकास की तरफ से यह प्रयास किया गया। राधा रतूड़ी ने कहा कि दिवाली पर सचिवालय स्टाफ लोकल प्रोडक्ट खरीदे ताकि अनाथ बच्चों का हौसला बढ़ाया जा सके। दीपावली का मौका आ रहा है, दीपावली आ रही है और हमारी जो बालिका निकेतन की बच्चियां हैं, इन लोगों ने सबने इतनी सुंदर यहाँ पे दिए बनाए हैं, एपण की पेंटिंग्स बनाई हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी सचिवालय में जितने भी हमारे भाइयों बहनों से जो कार्मिक यहाँ काम कर रहे हैं कि आप लोग सब आके इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट चल रही है, जिसके झांसे में कई पर्यटक आ रहे हैं। वहीं कॉर्बेट प्रशासन ने फर्जी वेबसाइट चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक ऐसी 11 वेबसाइट पकड़ी गई है जो फर्जी है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन ने इन वेबसाइट मालिकों को नोटिस भेजा है, जिसके बाद इन पर कार्रवाई और नकेल कसने की तैयारी हो रही है। तक हमें ऐसे मिली हैं जो कॉर्बेट से मिलते जुलते नाम की हैं या उनके द्वारा अपना ऑथेंटिकेशन नहीं दिखाया गया है। तो हमने उन सभी को नोटिस सर्व किए हैं। उनको बोला है कि अपनी वेबसाइट खुलते ही एक नोटिस पॉपअप करेंगे कि यह वेबसाइट कॉर्बेट की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है और कॉर्बेट की आधिकारिक वेबसाइट corbetgov.org है। इस तरीके से अपने में नोटिस देंगे। देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव, रामनाथ कोविंद करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कई देशों के साहित्यकार महोत्सव में शामिल होने पहुंचने वाले हैं। रमेश पोखरियाल निशंक इसका आयोजन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेखक गांव थानों में इसका आयोजन किया जाएगा। सपना तो था हल्द्वानी के लिए बाईपास बनाने का, लेकिन यह सपना अब अधूरा सा दिख रहा है। बाईपास तो दूर, अब ग्रामीणों के लिए देवीधुरा बसानी सड़क मुसीबत से कम नहीं है। क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। देवीधुरा बेल बसानी सड़क के ये हालात पिछले कई महीनों से बने हुए हैं। कई जगहों पर बारिश के बाद टूटी सड़क ठीक नहीं हो पाई। वहीं कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। आसपास के गांव के लोग इसी सड़क से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। 2 महीने तक तो मतलब पूरा पैदल ही आवाजावन हो रहा है। गाड़ियों का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है।
उसके बाद क्या है, इसमें क्या कहते हैं, पूरा भीड़ा धस चुका है, प्रशासन कोई काम करने को तैयार नहीं है। जब कुछ ज़्यादा ही वो हो चुका था तो उसके बाद जाके प्रशासन ने थोड़ा बहुत मशीन भेज के थोड़ा बहुत काम करवाया है, नहीं तो अभी भी रोड की हालत वही है। यहाँ पर रोड खराब हो रही है और ये ऊपर से जो भीड़ आ रही है, नीचे उधरते जा पहाड़ी बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और बरसात में यहाँ पर कीचड़ हुआ था, जिससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी ले जाने या लाने में फंस जा रही है और गाड़ी भी खराब हो जा रही है। दरअसल सरकार की इसी सड़क के जरिए नैनीताल हल्द्वानी के लिए बाईपास तैयार करने की योजना है। वहीं काठ गोदाम से लेकर नैनीताल सड़क पर गाड़ियों के प्रेशर को कम करने की भी योजना है, लेकिन खराब सड़क मुसीबत का सबब बन गई है। इसका एक स्पॉट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा वॉश आउट हो गया है और उसका एक दीर्घकालीन जो समाधान है लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का, वही किया जाना आवश्यक है। उसके लिए विभाग ने एक DPR बनाकर शासन को भेजी है, आपदा प्रबंधन विभाग को। उसमें जैसे ही पैसा निर्गत होता है उसको हम लोग ठीक करा देंगे। देवी धुरा बेल बसानी सड़क के हाल खराब हैं और लोग परेशान। हालांकि कुछ हद तक सड़क को काम चलाऊ बनाया गया है, लेकिन सड़क पूरी तरह कब ठीक होगी ये कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। ऋषिकेश में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी पुलिस ने राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। टेरी पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एक के पास से चरस तो दूसरे के पास से अवैध शराब बरामद किया गया है। रामनगर में प्रशासन की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। कई दुकानों में मिठाई और दूध के सैंपल लिए। हरिद्वार में अपर स्वास्थ्य सचिव अनुराधा पाल ने खाद्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की और दिल्ली के चलते मिठाई विक्रेताओं के यहां से सैंपल लेने के लिए निर्देश दिए। टिहरी में गंगा भगीरथी बोट संचालन समिति की नई कार्यकारिणी के डीएम से मुलाकात की और बोटिंग पॉइंट पर पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में प्रशिक्षित पीआरडी जवानों में गैर प्रशिक्षितों को नौकरी दिए जाने पर विरोध जताया और डीएम से मिलकर अपनी नाराजगी जताई। टिहरी में रोड सेफ्टी को लेकर डीएम ने अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही रोड के किनारे पड़े मलबे और मिट्टी के ढेर को हटाने के निर्देश भी दिए। पिथौरागढ़ शहर में 24 लाख की रोड के 6 महीने में टूटने से नाराज ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात की और जल्द रोड बेहतर बनाने की मांग की। टिहरी के कणाताल में जिला प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण वाहन को तैयार रवाना किया। टिहरी विधायक और डीएम ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाई। रुड़की में दंगल प्रतियोगिता में हरियाणा और सहारनपुर के पहलवान बीच सबसे महंगी कुश्ती खेली गई, जिसमें हरियाणा के पहलवान दीपांशु ने जीत हासिल की।